यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर देखें। प्रश्न 81। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत पुलिस अधिकारी किस परिस्थिति में वाहन को जब्त या इम्पाउंड कर सकता है? विकल्प हैं ए, सीट बेल्ट न पहनने पर, बी, यदि वाहन का उपयोग बिना वैध पंजीकरण या परमिट के किया जा रहा हो, सी, हॉर्न ठीक से काम न करने पर, डी, पहली बार ओवर स्पीडिंग करने पर। सही उत्तर है बी, यदि वाहन का उपयोग बिना वैध पंजीकरण या परमिट के किया जा रहा हो। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 पुलिस अधिकारी को गंभीर उल्लंघनों के मामले में वाहन को जब्त करने का अधिकार देती है। यदि कोई वाहन बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र या आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र या परमिट जैसा लागू होकर चलाया जा रहा हो तो उसे जब्त किया जा सकता है। इसी धारा के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भी वाहन को जब्त करने का अधिकार है, क्योंकि ये सभी मौलिक दस्तावेज हैं जिनके बिना वाहन का सड़क पर चलना गैर कानूनी है। प्रश्न 82। रात के समय या खराब मौसम में सामने से कोई वाहन आने पर ड्राइवर को अपनी हेडलाइट के संबंध में क्या करना चाहिए? विकल्प है ए, हेडलाइट को हाई बीम पर रखना चाहिए, बी, हेडलाइट को बार बार चालू बंद करना चाहिए, सी, हेडलाइट को डिपर या लो बीम पर कर लेना चाहिए, डी, हेडलाइट बंद कर देनी चाहिए। सही उत्तर है सी, हेडलाइट को डिपर या लो बीम पर कर लेना चाहिए। ये सड़क सुरक्षा का एक मौलिक नियम है। हाई बीम की तेज रोशनी सीधे सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों में पड़ती है, जिससे वो क्षण भर के लिए अंधा हो सकता है और ये एक गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए जब भी कोई वाहन सामने से आ रहा हो या आप किसी वाहन के ठीक पीछे चल रहे हो तो आपको अपनी हेडलाइट को हमेशा लो बीम पर रखना चाहिए। शहरों की सीमा के भीतर अनावश्यक रूप से हाई बीम का उपयोग मोटर वाहन नियमों के तहत एक दंडनीय अपराध है। प्रश्न 83। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है? विकल्प है ए, सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, बी, पीली पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, सी, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद यानी निजी या पीले यानी व्यावसायिक अक्षर, डी, काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर। सही उत्तर है सी, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद यानी निजी या पीले यानी व्यावसायिक अक्षर। इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उनके लिए विशेष हरी नंबर प्लेट अनिवार्य की हैं। इस हरी पृष्ठभूमि पर निजी ईवीज के लिए सफेद रंग के अक्षर और अंक होते हैं, जबकि व्यावसायिक यानी कमर्शियल ईवीज जैसे टैक्सी या डिलीवरी वाहन के लिए पीले रंग के अक्षर और अंक होते हैं। ये विशेष पहचान इन वाहनों को पार्किंग और टोल टैक्स में छूट जैसे लाभ प्राप्त करने में भी मदद करती है। प्रश्न 84। मोटर वाहन बीमा के संदर्भ में नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी क्या है? विकल्प है ए, बीमा कंपनी द्वारा दिया जाने वाला एक त्योहार बोनस, बी, बीमा नवीकरण के समय प्रीमियम पर मिलने वाली छूट यदि पिछले वर्ष कोई दावा नहीं किया गया हो, सी, दुर्घटना के समय मिलने वाली अतिरिक्त राशि, डी, सभी ड्राइवरों के लिए एक अनिवार्य शुल्क। सही उत्तर है बी, बीमा नवीकरण के समय प्रीमियम पर मिलने वाली छूट यदि पिछले वर्ष कोई दावा नहीं किया गया हो। नो क्लेम बोनस या एनसीबी सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए बीमा कंपनी द्वारा दिया जाने वाला एक इनाम है। यदि आप पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दुर्घटना दावा यानी क्लेम नहीं करते हैं तो अगले वर्ष बीमा नवीकरण के समय कंपनी आपको प्रीमियम के स्वयं के नुकसान यानी ओन डैमेज हिस्से पर छूट देती है। ये छूट प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष के लिए बढ़ती रहती है और अधिकतम 50% तक पहुंच सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीबी वाहन के मालिक के साथ रहता है, इसलिए वाहन बदलने पर भी इसे नई गाड़ी के बीमा में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रश्न 85। सड़क पर वाहन को असुरक्षित स्थिति में छोड़ने यानी अबैंडनिंग अ व्हीकल इन एन अनसेफ पोजीशन पर क्या दंड है? विकल्प हैं ए, कोई जुर्माना नहीं, बी, 500 रुपये, सी, 3000 रुपये, डी, 5000 रुपये। सही उत्तर है डी, 5000 रुपये।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से छोड़ देता है जिससे अन्य लोगों को खतरा, बाधा या अनावश्यक असुविधा होती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 2019 के संशोधन के बाद इस जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। यदि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पार्किंग या हैजर्ड लाइट चालू करें और वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करें। प्रश्न 86। किसी चौराहे के बीच में बने पीले जालीदार बॉक्स का क्या नियम है? विकल्प हैं ए, ये केवल सजावट के लिए है। बी, आपको इस बॉक्स में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका निकास मार्ग साफ न हो। सी, ये एक वीआईपी पार्किंग क्षेत्र है। डी, आप इस बॉक्स में रुककर यात्रियों को उतार सकते हैं। सही उत्तर है बी, आपको इस बॉक्स में तब तक प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका निकास मार्ग साफ न हो। पीले जालीदार बॉक्स का उद्देश्य व्यस्त चौराहों को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखना है। इसका सीधा नियम है, आप बॉक्स में तभी प्रवेश करें जब आप इसे बिना रुके पूरी तरह से पार कर सकते हों। यदि आगे का रास्ता जाम है तो आपको हरी बत्ती होने पर भी बॉक्स के पीछे की स्टॉप लाइन पर ही इंतजार करना चाहिए। बॉक्स के अंदर रुकना यातायात नियमों का उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना भी है क्योंकि इससे दूसरे रास्तों का ट्रैफिक बाधित होता है। प्रश्न 87। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम दृष्टि मानदंड क्या है? विकल्प हैं ए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बी, आवेदक को चश्मे के साथ या बिना चश्मे के एक निश्चित स्तर की दृष्टि प्राप्त करनी होगी। सी, केवल व्यावसायिक ड्राइवरों के लिए आवश्यक है। डी, केवल 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है बी, आवेदक को चश्मे के साथ या बिना चश्मे के एक निश्चित स्तर की दृष्टि प्राप्त करनी होगी। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए स्पष्ट दृष्टि अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक आवेदक को एक दृष्टि परीक्षण पास करना होता है, जिसमें एक निश्चित दूरी से नंबर प्लेट पढ़ने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चश्मे के साथ इस मानक को पूरा करता है तो उसके लाइसेंस पर यह शर्त दर्ज की जाती है कि उसे वाहन चलाते समय हमेशा चश्मा पहनना होगा। बिना चश्मे के गाड़ी चलाना यदि लाइसेंस पर शर्त है तो एक दंडनीय अपराध है। प्रश्न 88। सड़क के किनारे बने फुटपाथ या पेवमेंट पर गाड़ी चलाना या पार्क करना क्यों अवैध है? विकल्प हैं ए, इससे वाहन गंदा हो जाता है। बी, ये केवल पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए है। सी, इससे ट्रैफिक जैम होता है। डी, ये केवल 2 पहिया वाहनों के लिए अवैध है। सही उत्तर है बी, ये केवल पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए है। फुटपाथ का निर्माण विशेष रूप से पैदल चलने वालों को वाहनों के यातायात से एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस पर किसी भी प्रकार का वाहन चलाना या पार्क करना पैदल चलने वालों के सुरक्षित चलने के अधिकार का हनन है। ऐसा करना न केवल अवैध है बल्कि ये बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों जैसे सबसे कमज़ोर सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। प्रश्न 89। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण यानी MACT का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प हैं ए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाना। बी, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावों का निपटारा करना। सी, नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। डी, सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच करना। सही उत्तर है बी, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावों का निपटारा करना। MACT एक स्पेशल कोर्ट है जिसका गठन मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके परिवारों द्वारा दायर किए गए मुआवजे के दावों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा करना है। ये न्यायाधिकरण ये निर्धारित करते हैं कि पीड़ित को कितनी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए और इसका भुगतान कौन करेगा। आमतौर पर दोषी वाहन की बीमा कंपनी। इनका लक्ष्य पीड़ितों को लंबी और जटिल सिविल कोर्ट प्रक्रियाओं से बचाना है। 90। यदि आप एक ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं जहां कोई गार्ड या बैरियर नहीं है, यानी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, तो आपको क्या करना चाहिए? विकल्प है ए, हॉर्न बजाकर तेजी से पार कर जाना चाहिए। बी, सड़क के बाईं ओर रुकें
वाहन से उतरें, दोनों तरफ देखें कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है और फिर सुरक्षित होने पर ही पार करें। सी, किसी अन्य वाहन का अनुसरण करना चाहिए। डी, अपनी गति धीमी करनी चाहिए और सावधानी से पार करना चाहिए। सही उत्तर है बी, सड़क के बाईं ओर रुकें, वाहन से उतरें, दोनों तरफ देखें कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है और फिर सुरक्षित होने पर ही पार करें। बिना गार्ड वाले रेलवे क्रॉसिंग पर अत्यधिक सावधानी बरतना अनिवार्य है और ये एक कानूनी आवश्यकता भी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार ड्राइवर को वाहन को क्रॉसिंग से पहले बाईं ओर रोकना चाहिए, नीचे उतरकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही क्रॉसिंग को पार करना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही या अनुमान लगाना एक घातक दुर्घटना का कारण बन सकता है। प्रश्न 91, वाहन और सारथी क्या हैं? विकल्प हैं ए, 2 नई कार मॉडल, बी, सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए गैर सरकारी संगठन, सी, वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल, डी, ट्रैफिक पुलिस के लिए नए हैंडहेल्ड डिवाइस। सही उत्तर है सी, वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2 एकीकृत राष्ट्रीय पोर्टल हैं। वाहन पूरे भारत के वाहन पंजीकरण डेटा का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जबकि सारथी सभी ड्राइविंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। इन डिजिटल पहलों ने आरटीओ सेवाओं को पारदर्शी बनाया है और पूरे भारत में वाहन और ड्राइवर की जानकारी को तुरंत सत्यापित करना संभव बना दिया है, जिससे धोखाधड़ी कम हुई है। प्रश्न 92, एक निजी वाहन में पालतू पशुओं जैसे कुत्ता या बिल्ली को ले जाने के संबंध में क्या सलाह दी जाती है? विकल्प हैं ए, उन्हें पिछली सीट पर खुला छोड़ देना चाहिए, बी, उन्हें ड्राइवर की गोद में बिठाना चाहिए, सी, उन्हें सुरक्षित रूप से एक क्रेट, हार्नेस या पेट सीट बेल्ट का उपयोग करके नियंत्रित रखना चाहिए, डी, निजी वाहनों में जानवरों को ले जाना अवैध है। सही उत्तर है सी, उन्हें सुरक्षित रूप से एक क्रेट, हार्नेस या पेट सीट बेल्ट का उपयोग करके नियंत्रित रखना चाहिए। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम में पालतू जानवरों को ले जाने पर कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु कानून ये कहता है कि ड्राइवर का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एक अनियंत्रित जानवर गाड़ी में घूम सकता है, अचानक ब्रेक लगने पर घायल हो सकता है या ड्राइवर का ध्यान भटकाकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है कि पालतू जानवर को एक विशेष पेट कैरियर या हार्नेस या पेट सीट बेल्ट से सुरक्षित रखा जाए। प्रश्न 94, मालवाहक वाहन के किनारों से बाहर की ओर निकले हुए माल के लिए क्या नियम है? विकल्प हैं ए, इसकी अनुमति नहीं है, बी, यदि माल वाहन के किनारों से 1 मीटर से अधिक बाहर निकला है तो उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए, सी, ये केवल रात में ही किया जा सकता है, डी, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। सही उत्तर है बी, यदि माल वाहन के किनारों से 1 मीटर से अधिक बाहर निकला है तो उसे स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए। जब किसी वाहन पर लदा सामान जैसे सरिया या पाइप वाहन के ढांचे से बाहर निकला होता है तो वो अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा बन सकता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार यदि कोई लदान वाहन के पिछले हिस्से से 1 मीटर से अधिक बाहर निकला है तो उसके अंतिम सिरे पर दिन के समय एक लाल झंडा और रात के समय एक लाल लालटेन लगाना अनिवार्य है, ताकि अन्य ड्राइवरों को इसकी स्पष्ट चेतावनी मिल सके। प्रश्न 95, सड़क पर जिगजैग आड़ी तिरछी सफेद रेखाओं का क्या अर्थ होता है? विकल्प है ए, यह एक पार्किंग क्षेत्र है, बी, यह एक स्पीड ब्रेकर का संकेत है, सी, यह एक पैदल यात्री क्रॉसिंग ज़ीब्रा क्रॉसिंग के निकट आने का संकेत है और यहाँ ओवरटेक या पार्क नहीं करना चाहिए, डी, यह सड़क की मरम्मत का संकेत है। सही उत्तर है सी, यह एक पैदल यात्री क्रॉसिंग ज़ीब्रा क्रॉसिंग के निकट आने का संकेत है और यहाँ ओवरटेक या पार्क नहीं करना चाहिए। जिगजैग रेखाएं पैदल यात्री क्रॉसिंग से ठीक पहले बनाई जाती हैं ताकि ड्राइवरों को एक दृश्य चेतावनी मिल सके कि आगे एक संवेदनशील क्षेत्र है।
इन रेखाओं वाले क्षेत्र में ड्राइवरों को अपनी गति धीमी कर लेनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र में पार्किंग करना भी सख्त मना है, क्योंकि इससे पैदल चलने वालों को देखने में ड्राइवरों को बाधा उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न 96। यदि आप अपनी कार में कोई बड़ा संशोधन जैसे सीएनजी किट लगवाते हैं तो आपको क्या करना होगा? विकल्प है ए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बी, केवल बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। सी, आरटीओ से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और इसे पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी पर दर्ज कराना होगा। डी, एक नया वाहन खरीदना होगा। सही उत्तर है सी, आरटीओ से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और इसे पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी पर दर्ज कराना होगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार वाहन के मूल विनिशेषों में कोई भी परिवर्तन जैसे ईंधन के प्रकार में बदलाव करने से पहले पंजीकरण प्राधिकारी यानी आरटीओ से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। सीएनजी किट लगवाने के बाद इसे आरसी पर दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको अपनी बीमा कंपनी को भी इस संशोधन के बारे में सूचित करना होगा, अन्यथा दुर्घटना की स्थिति में आपका बीमा दावा अमान्य हो सकता है। प्रश्न 97। सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको हमेशा सड़क के किस ओर रहना चाहिए? विकल्प हैं ए, सड़क के बीच में, बी, सड़क के दाईं ओर, सी, सड़क के बाईं ओर, डी, किसी भी तरफ यदि सड़क खाली हो। सही उत्तर है सी, सड़क के बाईं ओर। भारत में सड़क नियमन 1989 के अनुसार यातायात का प्रवाह बाईं ओर रखें के सिद्धांत पर आधारित है। ड्राइवरों को हमेशा अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखना चाहिए, जिससे विपरीत दिशा से आने वाले यातायात को दाईं ओर से गुजरने के लिए सुरक्षित मार्ग मिल सके। आपको केवल किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करते समय या दाएं मुड़ते समय ही दाईं ओर जाना चाहिए और फिर सुरक्षित रूप से बाईं लेन में वापस आ जाना चाहिए। प्रश्न 98। यदि आपका वाहन किसी नो एंट्री जोन में प्रवेश करता है तो इसका क्या अर्थ है? विकल्प है ए, आपको प्रवेश के लिए शुल्क देना होगा। बी, उस सड़क पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सी, केवल भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। डी, आप केवल दिन के समय प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर है बी, उस सड़क पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नो एंट्री या प्रवेश निषेध का ट्रैफिक चिन्ह एक लाल गोले में सफेद क्षैतिज पट्टी एक आदेशात्मक चिन्ह है, जिसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के वाहन को उस सड़क या क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये नियम आमतौर पर वन वे सड़कों के निकास पर, पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में या सुरक्षा के कारणों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में लगाया जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर आप विपरीत दिशा के ट्रैफिक से टकरा सकते हैं और इसके लिए जुर्माना भी है। प्रश्न 99। क्या एक ही अपराध के लिए मौके पर जुर्माना भरने के बाद भी उसी अपराध के लिए अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है? विकल्प हैं ए, हाँ हमेशा, बी, हाँ यदि अपराध गंभीर हो, सी, नहीं, एक बार जब अपराध का शमन हो जाने के बाद उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, डी, यह पुलिस अधिकारी पर निर्भर करता है। सही उत्तर है सी, नहीं, एक बार जब अपराध का शमन हो जाने के बाद उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत जब कोई व्यक्ति किसी शमनीय अपराध के लिए मौके पर निर्धारित जुर्माना भर देता है तो उस विशिष्ट अपराध के लिए कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। यह दोहरे दंड से सुरक्षा के कानूनी सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर और गैर शमनीय अपराधों पर यह लागू नहीं होता है। प्रश्न 100। एक शिक्षार्थी यानी लर्नर को कार चलाना सिखाते समय प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर को कहाँ बैठना चाहिए? विकल्प है ए, पीछे की सीट पर, बी, लर्नर के बगल वाली आगे की सीट पर, सी, कहीं भी बैठ सकता है, डी, कार के बाहर खड़े होकर निर्देश देना चाहिए। सही उत्तर है बी, लर्नर के बगल वाली फ्रंट सीट पर। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार जब कोई लर्नर लाइसेंस धारक कार चला रहा हो तो उसके बगल वाली फ्रंट सीट पर एक वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस धारक का बैठना अनिवार्य है।
इसका उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षक हर समय सतर्क रहे और किसी भी आपात स्थिति में स्टीयरिंग व्हील या हैंडब्रेक का उपयोग करके वाहन को नियंत्रित करने और लर्नर को निर्देश देने में सक्षम हो, ताकि लर्नर और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रश्न 101। मोटर वाहन नियमों के अनुसार यू टर्न लेना कहाँ प्रतिबंधित है? विकल्प है ए केवल रात के समय, बी किसी भी दो तरफा सड़क पर, सी जहां यू टर्न निषेध का चिन्ह लगा हो या जहां यातायात बहुत व्यस्त हो, डी केवल गोल चक्कर पर। सही उत्तर है सी जहां यू टर्न निषेध का चिन्ह लगा हो या जहां यातायात बहुत व्यस्त हो। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत व्यस्त बाजार में अपनी गाड़ी को पूरी तरह से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भयंकर जाम लग सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। यही कारण है कि कानून कहता है कि आप हर जगह यू टर्न नहीं ले सकते। आपको हमेशा यू टर्न निषेध चिन्ह का पालन करना चाहिए। साथ ही भले ही कोई चिन्ह ना हो, आपको अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए और व्यस्त सड़कों, पुलों या खतरनाक मोड़ों पर यू टर्न लेने से बचना चाहिए। यू टर्न लेने के नियम सड़क नियमन 1989, रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशंस 1989 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यू टर्न लेने से पहले हमेशा अपने तीनों शीशों यानी 2 साइड और एक रियर व्यू में देखें और सुनिश्चित करें कि रास्ता पूरी तरह से साफ और सुरक्षित है। प्रश्न 102। पहाड़ी या ढलान वाली सड़क पर वाहन पार्क करते समय सही तरीका क्या है? विकल्प हैं ए वाहन को न्यूट्रल में रखना, बी केवल हैंड ब्रेक का उपयोग करना, सी हैंड ब्रेक लगाना, वाहन को गियर में डालना और अगले पहियों को फुटपाथ की ओर मोड़ना, डी केवल पहियों को सीधा रखना। सही उत्तर है सी हैंड ब्रेक लगाना, वाहन को गियर में डालना और अगले पहियों को फुटपाथ की ओर मोड़ना। पहाड़ी पर गाड़ी पार्क करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि गाड़ी अपने आप लुढ़क सकती है। इसे रोकने के लिए 3 स्टेप सुरक्षा का नियम अपनाएं। सबसे पहले हैंड ब्रेक लगाएं, फिर गाड़ी को पहले गियर में डालें, अगर ढलान नीचे की ओर है तो रिवर्स गियर में, और आखिर में अगले पहियों को फुटपाथ या सड़क के किनारे की ओर मोड़ दें। इससे अगर ब्रेक फेल भी हो जाए तो गाड़ी लुढ़कने के बजाय किनारे से टकराकर रुक जाएगी। वाहन को गियर में डालने से इंजन एक अतिरिक्त ब्रेक के रूप में काम करता है, जिसे इंजन ब्रेकिंग कहते हैं, जो वाहन को स्थिर रखने में मदद करता है। ऑटोमेटिक कारों में गियर लिवर को पी यानी पार्क मोड में रखना चाहिए, जो गियर बॉक्स को लॉक कर देता है और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 103। क्या किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है? विकल्प हैं ए नहीं कभी नहीं, बी हाँ हमेशा की जा सकती है, सी हाँ केवल तब जब आगे वाला वाहन दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा हो, डी हाँ केवल 2 पहिया वाहनों के लिए। सही उत्तर है सी हाँ केवल तब जब आगे वाला वाहन दाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा हो। भारत में गाड़ी हमेशा बाईं ओर चलती है, इसलिए ओवरटेक करने का नियम हमेशा दाईं ओर से होता है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी आगे वाली गाड़ी दाईं ओर मुड़ने के लिए रुकी है और इंडिकेटर दे रही है, तो क्या आप उसके पीछे इंतजार करेंगे? नहीं, कानून इस विशेष स्थिति में आपको सावधानी से बाईं ओर से आगे निकलने की अनुमति देता है। ये एकमात्र सामान्य अपवाद है जब बाईं ओर से ओवरटेक करना कानूनी माना जाता है। बाईं ओर से ओवरटेक करते समय ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि बाईं तरफ पर्याप्त जगह हो और कोई पैदल यात्री या 2 पहिया वाहन ना हो। कभी भी किसी ऐसे वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक ना करें जो सीधा चल रहा हो या बाईं ओर मुड़ने का संकेत दे रहा हो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रश्न 104। एक परिवहन वाहन जैसे ट्रक या बस को 8 साल पुराना होने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कितनी बार कराना पड़ता है? विकल्प है ए हर 6 महीने में, बी हर साल, सी हर 2 साल में, डी 5 साल में 1 बार। सही उत्तर है बी हर साल। यात्रियों और माल की सुरक्षा के लिए वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस नियम बहुत सख्त होते हैं। एक नए वाणिज्यिक वाहन का पहला फिटनेस प्रमाण पत्र 2 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद वाहन के 8 साल का होने तक इसे हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 साल से अधिक पुराना होने पर भी वाहन को हर साल फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जब तक कि वो सड़क पर चल रहा है। निजी वाहनों, कार या बाइक के लिए पहला पंजीकरण 15 साल के लिए होता है और इसके बाद हर 5 साल में फिटनेस का नवीनीकरण कराना पड़ता है।
बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के वाणिज्यिक वाहन चलाना एक संगीन अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माना और परमिट रद्द हो सकता है। प्रश्न 105, आयताकार नीले चिन्ह पर सफेद तीर सीधा ऊपर की ओर, इसका क्या अर्थ है? विकल्प है ए, आगे रास्ता बंद है, बी, केवल सीधा जाना अनिवार्य है, वन वे, सी, गति बढ़ाएं, डी, आगे संकरा पुल है। सही उत्तर है बी, केवल सीधा जाना अनिवार्य है। ये एक आदेशात्मक ट्रैफिक चिन्ह है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। एक नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बना सफेद तीर ये बताता है कि ट्रैफिक को केवल तीर द्वारा दिखाई गई दिशा में ही चलना चाहिए। यदि तीर सीधा ऊपर की ओर है तो इसका मतलब है कि ये एक वन वे सड़क है और आपको केवल सीधा आगे बढ़ना है, आपको दाईं या बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है। गोल नीले चिन्ह भी आदेशात्मक होते हैं, जबकि त्रिकोणीय चिन्ह वाहन की चेतावनी देते हैं और अष्टकोणीय यानी 8 भुजाओं वाला लाल चिन्ह हमेशा स्टॉप का संकेत देता है। इस नियम का उल्लंघन करने से आप गलत दिशा से आने वाले ट्रैफिक से टकरा सकते हैं, जो बहुत खतरनाक है। प्रश्न 106, आवासीय क्षेत्रों में रात के समय हॉर्न बजाने पर क्या प्रतिबंध है? विकल्प हैं ए, कोई प्रतिबंध नहीं है, बी, आप केवल धीमा हॉर्न बजा सकते हैं, सी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हॉर्न बजाना आमतौर पर प्रतिबंधित है, डी, केवल वीआईपी बजा सकते हैं। सही उत्तर है सी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हॉर्न बजाना आमतौर पर प्रतिबंधित है। ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत लोगों की शांति बनाए रखने के लिए आवासीय क्षेत्रों में रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोगों की नींद में कोई बाधा ना पड़े। अस्पतालों और स्कूलों के पास बने साइलेंस जोन में तो दिन में भी हॉर्न बजाना मना है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम दोनों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। केवल किसी गंभीर और तत्काल खतरे से बचने जैसी आपातकालीन स्थिति में ही इस नियम का अपवाद हो सकता है। प्रश्न 107, भारत में सड़क दुर्घटना सहित किसी भी आपात स्थिति के लिए एकल अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर क्या है? विकल्प हैं ए, 100, बी, 101, सी, 108, डी, 112। सही उत्तर है डी, 112। भारत सरकार ने अमेरिका के 911 की तरह ही एक अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर 112 शुरू किया है। ये एक एकीकृत नंबर है जो पुलिस 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 108 और महिला हेल्पलाइन 1090 जैसी सभी सेवाओं को एक ही जगह जोड़ता है। सड़क दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में आप अपने फोन से 112 डायल करके तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा अब भारत के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। स्मार्टफोन पर पावर बटन को 3 बार जल्दी दबाने से पैनिक कॉल एक्टिवेट हो जाती है और 112 पर कॉल लग जाती है। प्रश्न 108, ड्राइविंग लाइसेंस पर एंडोर्समेंट यानी कि एंडोर्समेंट का क्या अर्थ है? विकल्प है ए, लाइसेंस का नवीनीकरण, बी, लाइसेंस पर किसी अपराध का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज करना, सी, लाइसेंस में पता बदलना, डी, लाइसेंस को अपग्रेड करना। सही उत्तर है बी, लाइसेंस पर किसी अपराध का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज करना। जब कोई ड्राइवर मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी अपराध जैसे खतरनाक ड्राइविंग या नशे में ड्राइविंग के लिए दोषी पाया जाता है, तो अदालत या लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर उस अपराध का विवरण आधिकारिक रूप से दर्ज कर सकता है। इस प्रक्रिया को एंडोर्समेंट या पृष्ठांकन कहा जाता है। ये ड्राइवर के रिकॉर्ड पर एक दाग की तरह होता है। बार बार एंडोर्समेंट होने पर लाइसेंस को निलंबित या स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। ये रिकॉर्ड सारथी पोर्टल पर ड्राइवर के डिजिटल रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाता है। एंडोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य आदतन अपराधियों की पहचान करना और उन्हें सड़क से हटाना है। प्रश्न 109, सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD और पैनिक बटन क्यों अनिवार्य किए गए हैं? विकल्प हैं ए, वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए, बी, ईंधन की खपत को ट्रैक करने के लिए, सी, यात्रियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डी, टोल टैक्स के स्वचालित भुगतान के लिए। सही उत्तर है सी, यात्रियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। VLTD
एक तरह का जीपीएस से वाहन की लाइव लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है और किसी भी खतरे की स्थिति में यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाने पर तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक अलर्ट चला जाता है। ये नियम विशेष रूप से बसों, टैक्सियों और कैब में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये नियम निर्भया मामले के बाद बनी सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। बिना इन उपकरणों के वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। प्रश्न 110। यदि एक वाहन दूसरे वाहन को खींच रहा है तो वाहन जिसे खींचा जा रहा है उसमें क्या होना अनिवार्य है? विकल्प है ए, उसमें कोई नहीं होना चाहिए, बी, एक सक्षम ड्राइवर जो वाहन को नियंत्रित कर सके, सी, केवल मालिक बैठ सकता है, डी, म्यूजिक सिस्टम बंद होना चाहिए। सही उत्तर है बी, एक सक्षम ड्राइवर जो वाहन को नियंत्रित कर सके। जब एक वाहन को टो किया जा रहा हो तो वो एक निष्क्रिय डिब्बे की तरह नहीं होता। नियमों के अनुसार उसके स्टीयरिंग व्हील पर एक सक्षम और वैध लाइसेंस धारक ड्राइवर का होना अनिवार्य है। इस ड्राइवर का काम वाहन को नियंत्रित करना, उसे सही दिशा देना और आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक का उपयोग करना होता है। ये खींचने वाले वाहन और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। खींचे जा रहे वाहन के पीछे ऑन टो का चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए ताकि अन्य ड्राइवर सतर्क रहें। दोनों वाहनों के बीच की दूरी 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और टो करने वाली रस्सी या चेन पर एक सफ़ेद कपड़ा या झंडा बंधा होना चाहिए। प्रश्न 111। किसी वाहन को पीछे रिवर्स करने का सही नियम क्या है? विकल्प है ए, आप जितनी चाहे उतनी दूर तक रिवर्स कर सकते हैं, बी, आपको किसी को निर्देश देने के लिए वाहन के बाहर खड़ा होना होगा, सी, आपको तब तक रिवर्स नहीं करना चाहिए जब तक ये सुनिश्चित ना हो कि इससे किसी को खतरा या असुविधा नहीं होगी, डी, केवल साइड मिरर का उपयोग करें। सही उत्तर है सी, आपको तब तक रिवर्स नहीं करना चाहिए जब तक ये सुनिश्चित ना हो कि इससे किसी को खतरा या असुविधा नहीं होगी। वाहन को रिवर्स करना हमेशा जोखिम भरा होता है क्योंकि पीछे का दृश्य सीमित होता है। कानून और सुरक्षा का पहला नियम है कि आप केवल तभी और उतनी ही दूरी तक रिवर्स करें जितनी बिल्कुल आवश्यक हो। ऐसा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पीछे कोई व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, या कोई बाधा नहीं है। आपको केवल शीशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि यदि आवश्यक हो तो गर्दन घुमाकर पीछे देखना चाहिए। किसी मुख्य सड़क पर या वन वे सड़क पर वाहन को रिवर्स करना सख्त प्रतिबंधित है। रिवर्स करते समय पार्किंग सेंसर और रिवर्सिंग कैमरा बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमेशा ड्राइवर की होती है। प्रश्न 112। एक बहुलेन वाली सड़क पर सबसे दाहिनी लेन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? विकल्प हैं ए, धीमी गति से चलने के लिए, बी, केवल भारी वाहनों के लिए, सी, ओवरटेक करने के लिए, डी, पार्किंग के लिए। सही उत्तर है सी, ओवरटेक करने के लिए। लेन अनुशासन सुरक्षित और स्मूथ ट्रैफिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुलेन वाली सड़क पर सबसे बाईं लेन धीमे गति से चलने वाले वाहनों के लिए होती है और जैसे जैसे आप दाईं ओर की लेन में जाते हैं, गति बढ़ती जाती है। सबसे दाहिनी लेन का उपयोग मुख्य रूप से अन्य वाहनों से आगे निकलने के लिए यानी ओवरटेक करने के लिए किया जाना चाहिए। इसे फास्ट लेन भी कहा जाता है, लेकिन इसमें निरंतर गाड़ी चलाना सही नहीं माना जाता। ओवरटेक करने के बाद आपको सुरक्षित रूप से वापस बीच या बाईं लेन में आ जाना चाहिए ताकि आपके पीछे से आने वाले तेज वाहनों के लिए रास्ता खुला रहे। भारी और बड़े वाहनों को आमतौर पर सबसे बाईं लेन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। प्रश्न 113। सड़क पर सफ़ेद टूटी हुई रेखाओं को पीली अखंड रेखा में बदलने का क्या मतलब है? विकल्प है ए, आगे स्पीड ब्रेकर है, बी, सड़क चौड़ी हो रही है, सी, ओवरटेकिंग की अनुमति अब समाप्त हो गई है और आपको अपनी लेन में रहना होगा, डी, आगे टोल प्लाजा है। सही उत्तर है सी, ओवरटेकिंग की अनुमति अब समाप्त हो गई है और आपको अपनी लेन में रहना होगा। सड़क पर बनी रेखाएं ड्राइवरों के लिए एक भाषा की तरह काम करती हैं। जब आपकी लेन में सफ़ेद टूटी हुई रेखाएं होती हैं तो इसका मतलब है कि आप सुरक्षित होने पर लेन बदल सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन जब ये रेखाएं एक अखंड यानी बिना टूटे पीली रेखा में बदल जाती हैं तो ये एक सख्त चेतावनी है कि अब ओवरटेक करना खतरनाक और प्रतिबंधित है। आपको किसी भी हाल में इस पीली रेखा को पार नहीं करना चाहिए।
ये बदलाव आमतौर पर किसी मोड़, पुल या ऐसी जगह से पहले होता है जहां सामने से आने वाला ट्रैफिक साफ दिखाई नहीं देता। दोहरी पीली अखंड रेखाएं और भी सख्त प्रतिबंध का संकेत देती हैं। प्रश्न 114। गुड सैमरिटन कानून के तहत दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को क्या लीगल सुरक्षा प्राप्त है? विकल्प हैं ए, उसे नकद इनाम मिलता है, बी, उसे किसी भी सिविल या क्रिमिनल दायित्व से छूट मिलती है, सी, उसे पुलिस के द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता, डी, बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी, बी और सी दोनों। गुड सैमरिटन कानून उन लोगों को प्रोत्साहित करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है जो निस्वार्थ भाव से सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते हैं। इस कानून के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को किसी भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमे से बचाया जाता है जो मदद के दौरान अनजाने में हुई किसी गलती या चोट के कारण हो सकती है। साथ ही पुलिस या कोई भी अन्य अधिकारी उन्हें अपनी पहचान बताने, गवाह बनने या अस्पताल में रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि लोग पुलिस और कानूनी झंझटों के डर से घायलों की मदद करने से पीछे ना हटें। अस्पताल भी गुड सैमरिटन से तुरंत भुगतान की मांग नहीं कर सकता और ना ही उसे रोक सकता है। प्रश्न 115। किन परिस्थितियों में एक फास्ट टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है? विकल्प है ए, यदि वाहन का रंग बदल दिया गया हो, बी, यदि फास्ट टैग खाते में पर्याप्त बैलेंस ना हो, सी, यदि ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो, डी, यदि वाहन का बीमा समाप्त हो गया हो। सही उत्तर है बी, यदि फास्टैग खाते में पर्याप्त बैलेंस ना हो। फास्टैग को ब्लैकलिस्ट करने का सबसे आम कारण टैग से जुड़े वॉलेट या बैंक खाते में टोल चुकाने के लिए अपर्याप्त बैलेंस होना है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं और आपके खाते में पैसे नहीं होते तो टोल का भुगतान विफल हो जाता है और आपका टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है। जब तक आप अपने खाते को रिचार्ज नहीं करते तब तक आप किसी भी टोल प्लाजा पर फास्टैग का उपयोग नहीं कर सकते। यदि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वाहन के खिलाफ कोई शिकायत या चालान दर्ज किया जाता है तो फास्टैग को अस्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ब्लैकलिस्टेड टैग के साथ टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर आपको 2 गुना टोल नकद में चुकाना पड़ सकता है। प्रश्न 116। मोटर वाहन बीमा पॉलिसी समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकरण के लिए कितना ग्रेस पीरियड मिलता है? विकल्प है ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 90 दिन, डी कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। सही उत्तर है डी, कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। मोटर वाहन बीमा के लिए कानून में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है। यदि आपकी पॉलिसी आज रात को आधी समाप्त हो रही है तो आप कल सुबह से ही बिना वैध बीमा के गाड़ी चला रहे होंगे, जो एक दंडनीय अपराध है। पॉलिसी समाप्त होने के 1 सेकंड बाद भी गाड़ी चलाना अवैध है और इस दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए आप व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। हालांकि यदि आप पॉलिसी समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर नवीनीकरण करा लेते हैं तो आप अपना नो क्लेम बोनस अर्थात एनसीबी बचा सकते हैं, लेकिन इस बीच की अवधि में आपको कोई बीमा कवर नहीं मिलेगा। हमेशा अपनी बीमा पॉलिसी को उसकी समाप्ति तिथि से पहले ही नवीनीकृत करा लेना सबसे अच्छा होता है। प्रश्न 117। वाहन की हैजर्ड लाइट्स का सही उपयोग कब करना चाहिए? विकल्प है ए, बारिश या कोहरे में गाड़ी चलाते समय, बी, जब आपका वाहन सड़क पर खतरनाक तरीके से खड़ा हो और अन्य ड्राइवरों को चेतावनी देनी हो, सी, सुरंग से गुजरते समय, डी, सीधे चौराहे को पार करते समय। सही उत्तर है बी, जब आपका वाहन सड़क पर खतरनाक तरीके से खड़ा हो और अन्य ड्राइवरों को चेतावनी देनी हो। हैजर्ड लाइट्स का एकमात्र सही और कानूनी उपयोग तब होता है जब आपका वाहन खराब हो गया हो या किसी अन्य आपात स्थिति के कारण सड़क पर ऐसी जगह खड़ा हो जहां वो अन्य यातायात के लिए बाधा या खतरा पैदा कर रहा हो। इसका उद्देश्य अन्य ड्राइवरों को आपके स्थिर वाहन के बारे में चेतावनी देना है। बारिश, कोहरे या सुरंग में गाड़ी चलाते समय इनका उपयोग करना गलत और खतरनाक है, क्योंकि इससे अन्य ड्राइवर भ्रमित होते हैं कि आप मुड़ने वाले हैं या सीधे जा रहे हैं। चलती गाड़ी में हैजर्ड लाइट्स का उपयोग करने से आपके इंडिकेटर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे आप लेन बदलने या मुड़ने का संकेत नहीं दे पाते। खराब मौसम में हैजर्ड लाइट्स के बजाय अपनी हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स का उपयोग करना सही तरीका है। जब 2 वाहन एक संकरी पहाड़ी सड़क पर विपरीत दिशाओं से आते हैं तो किसे रास्ता देना चाहिए? विकल्प है ए, जो वाहन पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, बी, जो वाहन पहाड़ी पर चढ़ रहा है, सी, जो वाहन बड़ा है, डी, जो वाहन तेज गति में है।
सही उत्तर है ए, जो वाहन पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। ये पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा का एक स्वर्णिम और सार्वभौमिक नियम है। जो वाहन पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसे पहले जाने का अधिकार अर्थात राइट ऑफ वे होता है। नीचे उतर रहे वाहन के चालक को रुककर या सुरक्षित स्थान पर जाकर उसे रास्ता देना चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये है कि चढ़ाई पर चढ़ रहे वाहन को रोकना और फिर से ढलान पर गति पकड़ना बहुत ही अधिक कठिन और जोखिम भरा होता है, जबकि नीचे उतर रहे वाहन के लिए यह आसान होता है। ये नियम सभी तरह के वाहनों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे कोई वाहन बड़ा हो या छोटा। रात के समय पहाड़ी सड़कों पर मोड़ पर हॉर्न बजाकर अपनी उपस्थिति का संकेत देना एक अच्छी आदत है। प्रश्न 119। किसी भी मोड़ पर मुड़ने से पहले आपको कितनी दूरी पहले इंडिकेटर या संकेतक देना शुरू कर देना चाहिए? विकल्प है ए, ठीक मोड़ पर, बी, कम से कम 30 मीटर या 100 फीट पहले, सी, 10 मीटर पहले, डी, जब आपको ठीक लगे। सही उत्तर है बी, कम से कम 30 मीटर या 100 फीट पहले। सुरक्षित रूप से मुड़ने या लेन बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पीछे और आसपास के ड्राइवरों को अपने इरादे के बारे में पहले से सूचित करें। एक सामान्य नियम के रूप में आपको किसी भी मोड़ या लेन बदलने से कम 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट पहले अपना इंडिकेटर चालू कर देना चाहिए। इससे अन्य ड्राइवरों को आपकी मंशा समझने और अपनी गति को सुरक्षित रूप से समायोजित करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। हाईवे या तेज गति वाली सड़कों पर आपको और भी पहले संकेत देना चाहिए, लगभग 150 से 200 मीटर पहले। इंडिकेटर देने के बाद और मुड़ने से ठीक पहले हमेशा अपने शीशों और ब्लाइंड स्पॉट में देखना ना भूलें। प्रश्न 120। जब आप अपनी कार बेचते हैं तो बीमा पॉलिसी का क्या होता है? विकल्प हैं ए, ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है, बी, ये स्वतः ही नए मालिक को हस्तांतरित हो जाती है, सी, नए मालिक को 14 दिनों के भीतर बीमा अपने नाम पर हस्तांतरित करवाना होता है, डी, विक्रेता इसे अपने पास रख सकता है। सही उत्तर है सी, नए मालिक को 14 दिनों के भीतर बीमा इसके नाम पर हस्तांतरित करवाना होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वाहन बेचने के बाद नए मालिक की ये जवाबदारी है कि वो 14 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करे और बीमा पॉलिसी को अपने नाम पर हस्तांतरित कराए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और वाहन किसी दुर्घटना में शामिल हो जाता है तो बीमा कंपनी दावे को अस्वीकार कर सकती है और कानूनी जिम्मेदारी अभी भी पुराने मालिक पर आ सकती है। स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आरटीओ में आवेदन करने के साथ ही बीमा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर देनी चाहिए। यदि विक्रेता चाहे तो वो पॉलिसी को रद्द करके रिफंड ले सकता है और अपना नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी बचाकर उसे अपनी नई कार के लिए उपयोग कर सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।